पानीपत के एसडी विद्या मंदिर सिटी की प्रिंसिपल डॉक्टर शिवानी कंदोला को शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के लिए मुंबई में इंडियन स्कूल अवार्ड 2024 मिला। शिवानी कंदोला बताती हैं कि बच्चों को तनाव से बाहर खींच लाती हैं मनोविज्ञानी। उन्होंने यह भी बताया कि बच्चों को सोशल मीडिया से कैसे दूर रखें, किस प्रकार दूर रखें। बच्चों को तकनीक से दूर ना रखें। बच्चों को बताना होगा कि सही नॉलेज कहाँ मिलेगी, किस प्लेटफॉर्म पर जाना है, किसका कितना नुकसान है। जब तक विकल्प नहीं देंगे तब तक बदलाव संभव नहीं है। एसडीवीएम सिटी जो है वो एक बहुत ही मैं ये कहना चाहूँगी शहर का एक जाने माना स्कूल है और हमने स्कूल के अंदर हर वो चीज़ करने की कोशिश की है जो आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से, जो आज के टाइम पर आज के बच्चों की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमने हर चीज़ यहाँ पर बच्चों को देने की कोशिश करी है। चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बेसिस पर स्किल एजुकेशन है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, बच्चों के लिए जो है वो कला संज्ञान है, उन बच्चों को जो है वो अपनी खुद के लिए जो काम वो कर सकते हैं वो सब सिखाने के लिए है। हमारे पास आधुनिक तकनीकों के साथ साथ जो हमारी नैतिक शिक्षा है हमने उसको ब्लेंड करके यहाँ पर उस तरीके की शिक्षा देने की कोशिश की है और यही एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जो मेन आधारशिला है। मतलब वो ये लोग कहते हैं कि आप बच्चों को सिर्फ किताबी शिक्षा या ज्ञान ना दें, उसको उससे बाहर निकालें, क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है कि जैसे अब कोविड के टाइम पे हुआ था, कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए थे क्योंकि सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अलावा और कुछ नहीं किया था। लेकिन जिन लोगों के पास स्किल थी, जिन लोगों के पास कोई ना कोई ऐसी प्रतिभा थी, तो वो लोग खाली नहीं बैठे। उसमें डिजिटल मार्केटिंग वाले बच्चे सबसे आगे चले गए। तो ऐसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी जो एजुकेशन पॉलिसीज़ है, जो हमने अपना एजुकेशन सिस्टम है वो ऐसा बनाया है कि हमारा बच्चा आने वाले टाइम में जब वो यहाँ से बाहर निकले तो उसको एक या दो ऐसी स्किल ज़रूर आती हो, चाहे वो डिजिटल लिटरेसी है, मार्केटिंग है, चाहे वो हमारी जो है वो फैशन डिज़ाइनिंग है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ताकि वो यहाँ से निकलने के बाद अपना खुद का एक कारोबार शुरू कर सके, अपने आत्मनिर्भर बन सके, स्टैंड हो सके। आज के जो बच्चे हैं वो फ़ोन में बिजी रहते हैं, उनको कैसे समझाएंगे? देखो, फ़ोन में बिज़ी रहने का कहीं ना कहीं उसके लिए हम भी उसके लिए ज़िम्मेवार हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा आया है जब हम बहुत ज़्यादा टेक्निक से जुड़ने के लिए हमें गूगल का सहारा लेना पड़ा, हमें यूट्यूब चैनल्स देखने पड़े और कोविड में तो ये हमने वैलिडेट कर दिया कि आप उसी से देख सकते हो। जब हमने एक चीज़ उनके हाथ में पकड़ा दी उसके बाद उससे वापस लेना तो बहुत मुश्किल था। सिर्फ हम इतना कर सकते थे कि हम उसका राइट एंड रॉन्ग उनको बता सकते थे और वही अब हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को टेक्निक से दूर नहीं करते, लेकिन उसमें उनको क्या देखना है उसके लिए हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। और इसीलिए हमने स्पेशली अपने स्कूल के अंदर मॉरल साइंस के लेक्चर्स हैं जो हम कनेक्ट करते हैं आज के टाइम के साथ। मतलब हम वो पुरानी नीतियों वाली चीज़ें नहीं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हम ये कहते हैं ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, हम इन बातों पर ध्यान देते हैं। और आज का युवा पीढ़ी ऐसी है जिसके पास नॉलेज का भंडार है, हमसे ज़्यादा नॉलेज है उन लोगों के पास, लेकिन लेनी कहाँ से और कितनी लेनी है हम ये कोशिश करते हैं उनको सिखाने की। माता पिता की जो है या पेरेंट्स की है, नवाचार में क्या भूमिका होनी चाहिए? देखो, इनोवेशन जो है, जननी जो आविष्कार जो हम कहते हैं जिस चीज़ को लेकर, वो बहुत ज़रूरी है। हम आज से 20 साल पहले जिस तरीके से हम पढ़ रहे थे, अगर आज भी हम उसी तरीके से पढ़ाएंगे तो वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, है ना। और उस चीज़ को फ्रूटफुल होने के लिए हमें कुछ ना कुछ नया करना बहुत ज़रूरी है, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये नवाचार इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बच्चों के अंदर कुछ ना आज की पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट पैदा हो जो उन किताबों से बाहर भी हो, और बच्चे जो हैं वो फोकस्ड रहे, अपना जो है करियर बनाने के लिए बच्चे फोकस्ड रहें। लेकिन नवाचार के बिना वो नहीं बन पाएंगे अगर हम उनको उन्हीं पुराने ढर्रों से पढ़ाते रहेंगे, उन्हीं तरीक़ों से पढ़ाते रहेंगे। इसलिए हमारे स्कूल की हर एक क्लास में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, विजुअलाइजर्स हैं और हर वो फैसिलिटी है जो एक बच्चे को पढ़ने के लिए और आराम के लिए ज़रूरी है। आपने अपने स्कूल की बात की, अन्य स्कूलों की जो बात करें तो उनकी शिक्षाएं हैं वो क्या, उनकी क्या भूमिका होनी चाहिए? देखो, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने शहर, अपने देश, सब लोगों को अगर सबके लिए बात करें, हमें मिलके चलना है, तो इस युवा पीढ़ी को संभालने के लिए सबसे अहम रोल जो है वो माँ बाप के बाद शिक्षक का है, शिक्षिका है, वो हमारा अहम रोल है। अगर हम अपनी आज की इस पीढ़ी को संभाल लेंगे ना तो आने वाले टाइम में हमें कोई रोक नहीं सकता, सबसे विकसित देश में हम अपने आप को डाल पाएंगे। तो इसका मैं यही कहना चाहूँगी, हम सबको मिलके, सारे स्कूल वालों को, सारे स्कूल प्रबंधक को, सबको मिलकर हमें ना मेन फोकस कंपटीशन की बजाय इस चीज़ पे देना चाहिए कि हम सबका बच्चा मतलब आगे कैसे बढ़ेगा और सही नीतियों के साथ आगे कैसे बढ़ेगा। असली चीज़ ये है।
शिक्षा के समय किसी संघर्ष का आपने सामना किया हो, कोई ऐसा कोई किस्सा हो जो आप साझा करना चाहते हैं, जो बच्चों को प्रेरित करे? देखो, मनोविज्ञान मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा शुरू से ही। और जिस वक्त मैंने शिक्षा मतलब जब मैंने एज ए शिक्षिका जब ज्वाइन किया, उस वक्त लोगों को मनोविज्ञान के बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान भी नहीं था। और लोगों को काउंसलिंग जो है वो एक तरह से एक श्राप लगता था कि मेंटल डिजीज़ या मेंटल डिसऑर्डर होना इज़ जो जो लोगों को शायद समझ ही नहीं है कि एक नॉर्मल एक इंसान उदास है, एक कोई थोड़ा सा उसको किसी बात की चिंता हो रही है या ज़रूरत से ज़्यादा चिंता हो रही है, उस चीज़ के लिए भी कोई है जो उनको इस चीज़ को समझा सकता है, सिखा सकता है। तो मेरा जो वो पहला चरण था, उस वक्त पे मुझे ऑप्शन दिया गया था कि आप, मैं जैसे साइंस ग्रेजुएट भी हूँ, कि आप साइंस पढ़ा लीजिए क्योंकि हमारे पास इस सब्जेक्ट के लिए कुछ नहीं है। सो मेरा वो चैलेंज था कि मैंने अपने मन को, जो मेरा एक शुरू से एक इच्छा रही थी कि मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी, और अगर वो डॉक्टर बन के नहीं कर सकती तो कम से कम कुछ ऐसा फील्ड ज़रूर चुनूँ जहाँ पर मैं लोगों को मानसिक शांति दे सकूँ। ठीक है। तो लेकिन मेरी जो उस टाइम की जो प्रिंसिपल थी उसने मुझे सपोर्ट किया। मैंने एज ए काउंसलर प्लस मैंने अपना जो टीचिंग है उसको कंटिन्यू रखा। पर मेरे स्ट्रगल कम से कम 8 साल चला। उसके बाद जाकर मुझे जो है वो मैं साइकोलॉजी की लेक्चरर बन पाई और मैंने लगातार डिस्ट्रिक्ट टॉपर दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ा पाई। सो वो इनिशियल जो ईयर्स थे, जो लोगों के अंदर इस बात के लिए एक एक्सेप्टेंस पैदा करना कि ये भी एक सब्जेक्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मेरे लिए बहुत स्ट्रगलिंग था। तो कोई ऐसा वाक़या हो जिससे आप मोटिवेट हुए या कोई किसी को सपोर्ट किया हो, उस बारे में बताएं। जब मैंने अपना ये प्रोफेशन शुरू किया था तब उस वक्त मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आए, बहुत सारे ऐसे बच्चे आए या बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत थी, कहीं ना कहीं उनको एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी। मेरे पास एक पेरेंट्स आए जिनके बच्चे ने उनके बेटे के दोस्त ने सुसाइड कर लिया था, जिसकी वजह से वो इतना मेंटली डिप्रेस हो गया कि वो अपने 12th के एग्ज़ाम देने से मना कर गया, बिल्कुल एग्जैक्टली 1 महीना पहले। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टेज थी। उस बच्चे ने खाना पीना छोड़ दिया था, उस बच्चे ने बिल्कुल सबसे बात करने भी बंद कर दी थी। और फिर उसके पेरेंट्स, उनको किसी तरह पता चला कि मैं उन काउंसलिंग करती हूँ और मैं पर्सनल काउंसलिंग भी करती हूँ, तो वो मेरे पास उसको लेकर आए। पहले तो वो बच्चा रेडी नहीं था बात करने के लिए, तो लेकिन धीरे धीरे उसने मेरे पास आना शुरू किया, हमने बात करनी शुरू करी और उस बच्चे ने मेरे साथ बहुत सारी बातें शेयर करी। वो धीरे धीरे ओपन अप हुआ और मतलब वो ऐसे स्टेज पे था कि वो भी किसी भी दिन सुसाइड कर सकता था। उस बच्चे की भी ये हालत हो चुकी थी क्योंकि वो अपने दोस्त से बहुत जुड़ा हुआ था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी वो अपनी स्किल्स हैं, अपनी टेक्निक है, जिसके बेसिस पर मैंने उस बच्चे को ओपन अप किया। उसकी सारी अंदरूनी जितनी भी उसके अंदर बातें छुपी हुई थी उन सबको बाहर निकाला और वो बच्चा ठीक हुआ। और उसके बाद उस बच्चे ने फिर ओपन से अक्टूबर के अंदर उसने अपना 12th का एग्ज़ाम दिया और उसके बहुत अच्छे जब नंबर आए और वो मिठाई का डब्बा लेके जब मेरे घर आया ना, वो मेरे लिए सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था। फिर थोड़े टाइम के बाद जब वो उसने खाना पीना छोड़ा था तो बहुत कमज़ोर भी हो गया था। फिर वो मुझे एक दिन मिला किसी बाहर, उसकी बहुत अच्छी बॉडी बन गई थी। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा आजकल कहाँ जा रहे हो? कहता मैम मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मैम मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया है। मतलब मेरी आंखों में आंसू थे देख के कि देखो एक बच्चा, एक जान बची है, एक पेरेंट का वो एक लौता बेटा है और आज वो इतना अच्छा कर रहा है और आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपका वो 20% कॉन्ट्रीब्यूशन भी उसकी ज़िंदगी में जो है, उस माँ बाप की ज़िंदगी में वो बहुत अच्छा कर पाया। तो ऐसे ही मेरे पास मतलब 5 से 6 ऐसे इंस्टेंस हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मैं बता सकती हूँ इसी शहर के ऐसे जाने माने लोगों के, ऐसे बच्चों के वो थे जिनकी काउंसलिंग की, जिन बच्चों को मैंने एक सही राह दिखाई और वो आज बच्चे अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनको अच्छा वो करते हुए देखते लगता है कि शायद भगवान ने हमें एज ए एक राह दिखाने के लिए एक मोटिवेटर भेजा है ताकि उन बच्चों के लिए हम कुछ कर पाए। और ऐसे ही बच्चों के लिए क्या, मुझे लगता है कि अगर किसी बड़े को भी, किसी बूढ़े को भी, मैं एक 5 साल के बच्चे से लेकर एक 75 साल के बच्चे तक बच्चा ही कहूँगी मैं उसे, क्योंकि वो उस टाइम पर आकर बच्चे हो जाते हैं। मैं उनके साथ घंटों बिता सकती हूँ, मैं उनकी बातें सुन सकती हूँ। और शायद सबसे ज़्यादा जो मेरी बेस्ट क्वालिटी है ना, वो ये है कि मेरे में पेशेंस बहुत है, पॉजिटिव बहुत हूँ मैं। और मेरे सारा स्टाफ मुझे ये कहता है कि मैम जब हम आपसे मिलते हैं ना तो हमें बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और शायद यही पॉजिटिविटी है जो मुझे भी आगे लेके जाती है, मेरे परिवार को भी आगे लेके जाती है और मेरे इस सारे परिवार को जिसमें मैं रहती हूँ इसको भी बहुत आगे बढ़ाती है। तो मैं यही चाहूँगी कि सब लोग यही अगर करें, सबके साथ पॉजिटिव वो करें। साइकोलॉजी एक ही चीज़ सिखाती है, किसी इंसान को बिना हर्ट करे हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, किसी इंसान को बिना उसके सेंटिमेंट्स को दुख किए हुए उसको कैसे समझा सकते हैं कि तू ठीक है, तूने कोई गलती नहीं की और तू ठीक हो सकता है। यही हमारा एक जो है वो मेन मोटिव है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर मैंने आज तक अगर 100 लोगों को ठीक किया है ना, मैं इस आंकड़े को हज़ारों लाखों में पहुंचाना चाहूँगी। उनके सामने चुनौतियाँ क्या मानते हैं? आज की शिक्षिका के सामने तो बहुत चुनौतियाँ है।
उन लोगों को अप टू डेट रहना है। और अगर मैं प्राइवेट स्कूल की बात करूं तो उनको हर चीज़ से अप टू डेट रहना है, उनको आज की टेक्नोलॉजी से अप टू डेट रहना है। अगर मान लो हमने सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर दी, उसको चलाना भी आना चाहिए, उसको बच्चों के साथ रिलेट करना भी आना चाहिए, बच्चों के साथ अपना सामंजस्य बनाना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप उनको अपने ऊपर हावी भी नहीं होना दे सकते। तो आप उनको दोस्त बना सकते हो, लेकिन उनको दोस्त भी इस तरीके से बना सकते हो जिसमें उनको अपनी सीमाएं पता हो। आप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को डांट दोगे तो बच्चा जो है वो बहुत डिप्रेशन में चला जाएगा। माँ बाप को लगेगा हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा, आप मार नहीं सकते। आप बच्चे को किसी भी तरीके से इस तरीके से आप मतलब जैसे पहले ज़माने में गुरु जो कोई भी दंड दे देते थे, सर आंखों पे लेते थे कि जो भी किया वो बच्चे ने किया है और हम उसको मानते हैं। आज के टाइम पे ना अपने आप को प्रूव करना, मैं गलत नहीं हूँ, प्रबंधक जो हमारी कमेटी है उसके सामने भी, प्रिंसिपल के सामने भी, और पेरेंट्स के सामने और बच्चों के सामने, और अपने आत्मिक सम्मान भी बना के रखना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं तो टीचर तो देखो, सब टीचर हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। क्या आप संदेश क्या देना चाहेंगे? देखो, मैं सब माँ बाप को एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमें अपने बच्चों का सारथी बनना है, हमें अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक मार्गदर्शक बनना है। हमें हर बात के लिए उनको मार्ग दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें ये ही करना है, तुम्हें कैसे करना है हमें वो बताना है उनको। और हमें अपने बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए उनका साथ देना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं आने वाले टाइम में कौन सा बच्चा कल्पना चावला बन जाए, कौन सा बच्चा सचिन तेंदुलकर बन जाए। सारे बच्चे जो हैं, और आप ये देखिए, अगर आज के टाइम पर सुंदर पिचाई की बात करें, क्या उसके माँ बाप ने कभी सोचा था कि वो हेड ऑफ CEO ऑफ गूगल बनेगा? तो ये उसके माँ बाप का सपोर्ट ही रहा होगा। अबुल कलाम से बड़ा एग्जाम्पल तो हम दे ही नहीं सकते। तो इसलिए मैं सिर्फ माँ बाप को एक बात कहूँगी, उनके सपनों को उड़ान दें, विराम नहीं।